हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेघूस फिजिक्स। आज की वीडियो में हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ये वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके मैक्सिमम टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में। इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। देखिए इस एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन में हमने वेलोसिटी कितनी बार चेंज हो रही है, ठीक है, वो हमने निकालना है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। A football player kicks the football to another player of his team, who kicks the football and kicks it towards goalkeeper of the opposite team. Goalkeeper collects the football and kicks it towards a player of his own team. तो एक फुटबॉल का गेम चल रहा है, ठीक है। उसमें फुटबॉल जो है वो पहले एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास जाती है, दूसरे प्लेयर से तीसरे, चौथे, ऐसे। तो वो बॉल की वेलोसिटी कितनी बार चेंज हो रही है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो आप इस छोटे से डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये फर्स्ट प्लेयर है जिसने बॉल को किक करना स्टार्ट किया। इसने बॉल को किक किया अपनी ही टीम के दूसरे प्लेयर को। तो एक बार वेलोसिटी में चेंज आया। क्यों चेंज आया? क्योंकि स्पीड चेंज हो गई। रेस्ट से बॉल अब मोशन में आ गई। हमको पता है कि किसी भी बॉल की वेलोसिटी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या तो उसके स्पीड में चेंज होने से चेंज हो जाती है, या तो डायरेक्शन में, या तो फिर दोनों के चेंज होने से। तो यहाँ पर जो बॉल की स्पीड है वो चेंज हो गई है क्योंकि बॉल रेस्ट से मोशन में आ गई है। उसके बाद ये दूसरे वाले प्लेयर के पास पहुँच गई है बॉल, ठीक है। ये जो पोजिशंस बॉल की देख रहे हैं हम, जो ब्लैक वाले आप गोले देख रहे हैं उससे के थ्रू, एक ही बॉल है उसकी डिफरेंट पोजिशंस हमने दिखाई है। तो इसने किक किया, इसके पास पहुंचा दिया, एक बार वेलोसिटी में चेंज आ गया। उसके बाद इस वाले जो दूसरे वाले प्लेयर है उसने बॉल को, ये जो दूसरी वाली टीम का गोलकीपर है, गोल पोस्ट की तरफ किक कर दिया। तो एक बार फिर से उसकी जो डायरेक्शन है बॉल की, उसमें उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ गया। तो वेलोसिटी चेंज हो गई क्योंकि मोशन जो है डायरेक्शन की वो चेंज हो गई। उसके बाद इस गोलकीपर ने क्या किया, बॉल को कलेक्ट कर लिया, इसका मतलब कैच कर लिया उसने बॉल को। तो बॉल अब जो है रेस्ट में आ गई है, मोशन से रेस्ट में आ गई है। तो स्पीड चेंज हो गई है, तो एक चेंज वेलोसिटी में यहाँ पर आ गया। उसके बाद इस गोलकीपर ने अपनी टीम के दूसरे प्लेयर को एक बॉल पास करी, तो अब बॉल फिर से रेस्ट से मोशन में आ गई है, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी एक बार फिर चेंज हो गई। तो वेलोसिटी में टोटल 4 टाइम्स चेंज आ रहा है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। जो फर्स्ट चेंज है वो स्पीड चेंज की वजह से है, ठीक है, स्पीड क्योंकि फ्रॉम रेस्ट टू मोशन हो गया है। दूसरा वाला जो है वो डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में चेंज आया है, ठीक है। जो थर्ड वाला है वो स्पीड में चेंज होने की वजह से, क्योंकि मोशन से बॉल रेस्ट में आ गई है, गोलकीपर ने उसको कैच कर लिया है। और जो फोर्थ वाला है वो फिर से डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से चेंज आया है। तो इसका मतलब इस एग्जाम्पल में कुल कितनी बार चेंज आया है वेलोसिटी में? 4 टाइम्स। तो अब चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। 2 object of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide, and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second object. देखिए यहाँ पर कोलिजन दिखाया है 2 ऑब्जेक्ट्स का। जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है ये m1, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट क्या है, m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट m2 है। दोनों के मास हमको दे रखे हैं। जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है 100 ग्राम है उसका, और जो सेकंड वाला है उसका 200 ग्राम। अब अगर हमको ग्राम में मास दे रखे हैं तो हम सबसे पहले उनको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। तो वो हमने कन्वर्ट कर लिया 1000 से डिवाइड करके, क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है। उसके बाद देखिए वेलोसिटीज़ दे रखी हैं। आप मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकंड, ये, और 1 मीटर पर सेकंड, ओके। तो 2 मीटर पर सेकंड पहले वाले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, यह आई इनिशियल के लिए।
ये दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद हमसे कहा है कि दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसकी हमें फाइनल वेलोसिटी, एफ का मतलब यहाँ पर फाइनल है, ठीक है, फाइनल के लिए यूज हुआ है, फाइनल वेलोसिटी भी हमको दे रखी है फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की। तो अब हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है v/f, ठीक है, जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो हमको पता है फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम होता है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वो हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि इक्वल होता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब ना, मोमेंटम में किसी भी तरीके का लॉस नहीं होता है। तो पी बिफोर कोलिजन लिखने के लिए हम इनिशियल वेलोसिटीज़ लिखेंगे आई वाली, और जो पी आफ्टर कोलिजन है उसके लिए हम फाइनल वाली वेलोसिटी लिखेंगे। ओके, ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी, 0.1 किलोग्राम m1, 0.2 किलोग्राम m2, इस तरह से v1 i यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, ये सब हमें गिवन था। तो क्या नहीं गिवन था, v2f, यानी कि जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, तो वो वैसे ही रहने देंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे और v2f की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये वाला जो पूरा न्यूमेरिकल था ये किस पर बेस्ड था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, तो इजी था, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए इस वाले न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड, वट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। कोई नेल है, ठीक है, ऐसे इसको एक हैमर से ऐसे ठोका जा रहा है, ठीक है, हैमर इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो ये जो नेल है ये हैमर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट में लेकर आएगी, जिस समय दोनों का कांटेक्ट होगा उस समय हैमर थोड़ी देर के लिए 0.01 सेकंड के लिए रेस्ट में आएगा, ठीक। तो हमने क्या निकालना है कि नेल ने कितना फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, उसको रेस्ट में लेकर के आने के लिए। अब हमें देखिए न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, 500 ग्राम, ये किसका मास है, हैमर का, ये मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी किसकी हो गई, हैमर की। तो हैमर की इनिशियल वेलोसिटी इतनी वेलोसिटी से ये नेल की तरफ आ रहा है, उसके बाद नेल 0.01 सेकंड के लिए इसको स्टॉप करती है जिस समय कांटेक्ट होता है इन दोनों का, तो वो इसलिए हैमर की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसा करने में नेल को कितना टाइम लगता है, 0.01 सेकंड, इतने सेकंड में इसके लिए स्टॉप करती है। तो हमें यहाँ पर टाइम दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है और मास दे रखा है, तो हमको मास हैमर का दे रखा है, इसलिए जो हम मोमेंटम में चेंज निकालेंगे वो भी हैमर के लिए निकालेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ, ये इक्वेशन होती है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो हमने इसको यहाँ पर अप्लाई करा, वैल्यूज हमने पुट करी, पी एफ माइनस पी आई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ, तो यहाँ पर हमने मास पुट कर दिया, ये फाइनल वेलोसिटी, ये सब हम हैमर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, हैमर का मास दे रखा है इसलिए हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया जो कि कितना है, माइनस का 2500 न्यूटन। तो द हैमर स्ट्राइक्स द नेल विद अ फोर्स ऑफ माइनस 2500 न्यूटन के फोर्स से हैमर जो है वो नेल को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अब हमने क्या निकालना था, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, नेल कितना फोर्स अप्लाई करेगी हैमर पे। तो देखिए हम जानते हैं कि एक्शन रिएक्शन जो लॉ है वो ये कहता है कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, तो नेल जो है वो इतना ही फोर्स अप्लाई करेगी हैमर पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम उसकी डायरेक्शन को अपोजिट लेने के लिए प्लस का साइन लेंगे। अगर ये हमें नेगेटिव में मिला है तो जो नेल जो फोर्स अप्लाई करेगी वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हेंस फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नेल विल एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द हैमर प्लस का 2500 न्यूटन। ओके, तो हमने इस न्यूमेरिकल के थ्रू क्या समझा कि कैसे हमने सेकंड लॉ को अप्लाई करना है और कहाँ पर हमने थर्ड लॉ को अप्लाई करना है। अगर कहीं पर हमसे एक्शन फोर्स पूछा गया है तो हम रिएक्शन के थ्रू भी एक्शन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो इजी पड़ेगा। कहीं पर रिएक्शन फोर्स हमसे कहा गया है तो हम पहले एक्शन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उसका साइन चेंज करके रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है,
फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. कोई राइफल है, उससे बुलेट फायर हो रही है, तो राइफल का मास हमें 4 kg दे रखा है और बुलेट का 50 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद देखिए, बुलेट इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। देखिए, यहाँ पर हम इसको इनिशियल वेलोसिटी मानने की गलती कर सकते हैं, क्योंकि हमसे ऐसा कह रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की इतनी है, लेकिन ये बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि बुलेट और जो गन है, राइफल है, वो पूरा सिस्टम पहले किस में है? रेस्ट में है। और जब हम उससे बुलेट को फायर कर रहे हैं तो वो वाली जो पोजीशन है बुलेट के फायर होने की, वो उसकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो जो हम दो सिचुएशन लेकर के चलेंगे यहाँ पर, उसमें जो फर्स्ट है इनिशियल है, वो हम रेस्ट लेकर के चल रहे हैं। क्यों लेकर के क्या चल रहे हैं? इसमें दे रखा है कि राइफल से एक बुलेट फायर हो रही है, तो जब तक वो फायर नहीं हुई है तब तक की जो उसकी पोजीशन है वो रेस्ट की पोजीशन है। और उसके बाद जब बुलेट फायर होती है, ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी, ये रिकॉइल वर्ड हमको ये शो कर रहा है कि हमने उस मोमेंट को ही फाइनल मोमेंट मानना है जहाँ पर कि राइफल में एक रिकॉइल फोर्स लग रहा है, एक रिकॉइल वेलोसिटी उसको मिल रही है, जिससे कि राइफल पीछे की तरफ एक झटका दे रही है। ठीक है, तो वो वाली जो सिचुएशन है जिसमें कि बुलेट का फायर होना और जो राइफल है उसका पीछे की तरफ खिसकना झटके में, तो वो हमें फाइनल पोजीशन लेकर के चलनी है। अब अगर देखिए, अगर कोई, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई बुलेट है जिसको फायर किया जाता है, अगर टारगेट बहुत दूर है, ठीक है, तो क्या वो जो जिस वेलोसिटी से हम उसे फायर करेंगे उसी वेलोसिटी से क्या वो टारगेट को हिट करेगी वो बुलेट? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीच में एयर का रेजिस्टेंस भी लगातार लग रहा है उस बुलेट पे, जो कि उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम कर रहा है। ऑल्दो वो बहुत कम होगा, तो बहुत ज़्यादा कम वेलोसिटी नहीं होगी, लेकिन वो वेलोसिटी भी नहीं होगी जिससे कि बुलेट फायर की गई है। तो फायर वाली वेलोसिटी उसकी अलग होगी, ठीक है, इनिशियल, और जो जिससे वो टारगेट को हिट कर रही है वो वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी होती तब। लेकिन हम ऐसा कब मानते? जबकि हमें टारगेट को हिट करने वाली सिचुएशन दी हुई होती। यहाँ पर हमें टारगेट को हिट करने की बात नहीं कही गई है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि बुलेट फायर हो रही है और रिकॉइल फोर्स राइफल पे लग रहा है, तो वो जो बुलेट का फायर होना है यहाँ पर हम उसी को फाइनल पोजीशन लेंगे। ठीक है, तो हमको ये समझना है कि हमने इनिशियल पोजीशन क्या लेनी है, फाइनल पोजीशन क्या लेनी है। तो यहाँ पर जो लास्ट चीज़ हो रही है वो यही हो रही है कि रिकॉइल फोर्स लग रहा है राइफल पे, तो वही फाइनल है। ठीक है, सिचुएशन फाइनल वही है, और इनिशियल है कि जहाँ पर कि दोनों चीज़ें रेस्ट में है। तो अब देख लिए, मास हमें दे रखे हैं, ठीक है, दोनों चीज़ों के। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो राइफल की 0, इसलिए क्यों है 0? क्योंकि रेस्ट में है। ओके, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वो भी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि दोनों चीज़ें रेस्ट में है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ राइफल, राइफल की फाइनल वेलोसिटी जो है वही रिकॉइल वेलोसिटी है। राइफल जो पकड़ी गई होगी, किसी ने पकड़ी होगी, तो उससे पीछे की तरफ एक झटका लगेगा ना, उस राइफल में पीछे की ओर एक फोर्स लगेगा, तो वो रिकॉइल फोर्स और वो जो रिकॉइल वेलोसिटी वो राइफल को मिलेगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो ये यहाँ पर हम इस वेलोसिटी को 35 मीटर पर सेकंड को फाइनल वेलोसिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमने बुलेट के बारे में बात नहीं करनी। ओके, तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगी ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब देखिए आगे, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, वही हमने जो प्रीवियस वाले एग्जांपल में देखा था। तो इनिशियली हम क्या लेंगे? एमआर, मतलब कि राइफल का मास, फिर वीआरआई जो है वो राइफल की इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद एमबी बुलेट का मास, और वीबीआई जो है वो बुलेट की आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे ही हम फाइनल मोमेंटम में भी लिख लेंगे फॉर्मूला। फिर इनिशियल वेलोसिटीज़ राइफल एंड बुलेट सिस्टम की पूरी की 0 हो जाएगी, दोनों चीज़ों की 0 होगी, क्योंकि हम पहले उससे रेस्ट में लेकर चल रहे हैं।
तो हमने वो वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। दोनों की एक ही होगी क्योंकि हम वहाँ पर वो एक सिस्टम है, जब तक वो दोनों चीज़ें अलग नहीं हो रही हैं, बुलेट गन से अलग नहीं हो रही है, तब तक उनकी वेलोसिटी पूरे सिस्टम की एक ही कहलाएगी v, जो कि 0 हो जाएगी। उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट करी और VRF की वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब नेगेटिव साइन यहाँ पर आ रहा है, देखिए वेलोसिटी में आंसर में। इसका मतलब ये है कि जो राइफल है वो बुलेट की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसे वेलोसिटी मिलेगी। तो राइफल पीछे की, जैसे बुलेट आगे की तरफ जा रही है तो राइफल पीछे की तरफ खिसकेगी, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हमने समझ लिया है कि हमने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को कैसे लेना है, ठीक है। इनिशियल जो पोजीशन है वो वहाँ से शुरू होगी जहाँ पर से न्यूमेरिकल शुरू हो रहा है, और फाइनल पोजीशन हम उसे लेंगे जहाँ पर कि न्यूमेरिकल एंड हो रहा है, यानी कि उसके बाद कुछ नहीं कहा गया है, तो वही पोजीशन हम फाइनल लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो आज हमने ये न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।